नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे एक उम्मीदवार एक सीट की। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से अपील की है कि देश में होने वाले इलेक्शन में एक सीट से सिर्फ एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़े और एक से अधिक सीटों में अपनी उम्मीदवारी जताने वाले नेताओं पर जुर्माना लगे। चुनाव आयोग चाहता है कि एक कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक सीट हो। भारत में कोई भी सांसद, विधायक चाहे तो एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। वैसे चुनाव आयोग ने सरकार से वन कैंडिडेट वन सीट का फार्मूला लागू करने के लिए पहली बार अपील नहीं की है। इससे पहले भी ये मुद्दा कई बार उठ चुका है। राजनीतिक दृष्टि से ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और एक उम्मीदवार एक सीट की बात क्यों की जा रही है, क्या कारण है इसके पीछे और इसका क्या असर होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ चुनाव आयोग के पूर्व डीजी अक्षय राउत जी जुड़े हुए हैं। अक्षय जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार जी। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में अक्षय जी आपसे करूंगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक उम्मीदवार एक सीट। कई बार इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, कई बार ये मुद्दा उठ चुका है। इस समय ये मांग उठाने की या अपील करने की चुनाव आयोग को जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ये कोई समय या इस समय में कोई इसका खास जरूरी है या खास कोई जरूरत पड़ गई, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन मैनेजमेंट ये एक डायनामिक सिस्टम होता है। जैसे 1951 से जो शुरू हुआ, धीरे धीरे जितना सारे हमारे एरिया जो स्ट्रेंथन हो सकता है प्रबंधन में, कभी कभी इलेक्शन कमीशन का अपना रूल, कभी कभी आर्टिकल 324 की तहत अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका डिस्क्रिप्शन है उसको लगा के, कभी कभी कानून को बदल के ऐसे हुआ है। जैसे एडल्ट सफरेज 1951 में लोगों को दिया गया, वही अपने आप में एक बड़ा शुरुआती डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से इंडिया में, जबकि बाकी जगह में कुछ भी जगह में नहीं था। ये एक साथ में सारे लोगों को, एक वोटर को एक वोट देने के अधिकार, ये बहुत बड़ी चीज है। आज इसे लगता है ऑर्डिनरी है, लेकिन आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर एक वोटर को एक वोट देना है तो एक कैंडिडेट दो सीट क्यों लगा? माने ये तो अपने आप में ही कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए करीब 20 साल से चुनाव प्रबंधन जो है अपने आप में इसको बार बार दोहरा रहा है कि ये सही बात नहीं है। 1996 में एक समय आया था जबकि पहले तो मल्टीपल थे, कई जगह से भी लड़ सकता है। 1996 में एक हुआ कि नहीं, अनेक सारे जगह से नहीं, दो ही सीट से लड़ सकता है। लेकिन वो जो आरपीए या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इसमें जो वीकनेस है, ये वीकनेस को चेंज करके कोई अमेंडमेंट के जरिए इसको सही करके एक कैंडिडेट अगर एक जगह से लड़ेगा वो सही होगा। देखिए, आपके चैनल के जो उसमें लोगो है, मोटो है, उसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेसी मैटर्स, है ना? तो डेमोक्रेसी मैटर्स ये नहीं है। डेमोक्रेसी मैटर्स मतलब आपका ऐसे वाइड चॉइस या वाइल्ड चॉइस देंगे, ये वाली बात तो ठीक नहीं रहेगा ना। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जो जगह से कोई उम्मीदवार लड़ता है, अगर दो जगह से लड़ता है, मान लीजिए बड़े बड़े दिग्गज ऐसे ही लड़ते हैं, मैं देखा हूं चुनाव के इतिहास में, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस लगाना चाहते हैं, अपना कोई पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसी लिए करना चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए उस लोगों के बारे में जो उन लोगों को प्रतिनिधि बनाया वोट देके, अपना बहुमूल्य वोट देके। जी अक्षय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके कई पहलू हैं। जस्ट खत्म कर दूं कि फिर उसको एक बार आना पड़ता है। अब मतलब उसका कैंडिडेट जिसको वोट दिया वो रिजाइन कर देता है, एक सीट तो छोड़ना पड़ता है। ये कोई बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि फिर उसको आना पड़ता है वोट देने के लिए मैकेनिकली। वो बढ़िया बात नहीं है। चेंज होना ठीक बात है जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। जी प्रफुल्ल जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्योंकि एक तरफ राजनीति है, लोकतंत्र का सवाल भी है। लोगों को जो समस्या होती है कि एक से अधिक सीटों पर जब कोई चुनाव लड़ता है तो जाहिर तौर पे एक सीट छोड़नी पड़ती है, वहां दोबारा चुनाव होता है, सरकारी खजाने पे भी उसका असर पड़ता है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जी मनोज जी, नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मैं इसको लार्जर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का डिस्कोर्स है उसका एक हिस्से के रूप में देखता हूं। 96 में ये प्रक्रिया शुरू हुई, 99 में गोस्वामी कमीशन की रिपोर्ट पे कुछ मुद्दों पर अमल हुआ, 2004 में ये हुआ कि जो है दो ही सीटों से ये इसका अमल शुरू हुआ।
पहले तो हम ये समझ ले कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या कहता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो है उसने दो प्रावधान हैं। जी एक तो सेक्शन 33 है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि एक ही सीट से उसका प्रतिनिधित्व हो सकता है। मतलब वो कोई भी उम्मीदवार जो है वो प्रतिनिधित्व एक ही जगह का कर सकता है। जी लेकिन उसके साथ साथ दूसरा एक सेक्शन है 70, शायद अक्षय जी मुझे करेक्ट करेंगे, उसमें यह कहा गया है कि वो एक साथ पहले तो मल्टीपल था, अब 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में जब 2018 में भी ये विषय चर्चा के लिए आया था, फिर 2020 में चर्चा के लिए आया, तब ये बार बार कहा, 2 चीजें इसमें इलेक्शन कमीशन ने कही है। एक कि पहली बात तो जो अभी अक्षय जी ने कहा कि ये उन वोटर्स के साथ धोखा है, क्योंकि उनका उम्मीदवार जो है वो जीतने के बाद सीट छोड़ देता है। यदि वो एक जगह से हार जाता है तो बात अलग है जी लेकिन दोनों जगह से सीट जीत लेता है तो एक जगह से वो छोड़ देगा, तो ऐसे में उन वोटर्स के साथ ये धोखा है। दूसरी बात जो इलेक्शन कमीशन ने कही बड़ी महत्वपूर्ण है, खर्च की बात, ये उसका जो है वो खर्च का मुद्दा है। और इसमें ये बात लॉ कमीशन के सामने भी चर्चा में आई। अब उस समय बात हुई थी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख का और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख का खर्चा जो है डिपॉजिट के रूप में, उससे अतिरिक्त उसको यदि लड़ना है एडिशनल सीट से जी तो वो लिया जाए। तो मैं मानता हूं कि मुझे इसको पीसमिल में ना देखते हुए हम लार्जर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंतर्गत हम इसको देखते हैं कि हमको लोकतंत्र को ज्यादा से ज्यादा पीपल सेंट्रिक बनाना है और लोगों का प्रतिनिधित्व पैसे का कम से कम खर्च होकर भी लोगों का सही प्रतिनिधित्व हो, इसके प्रावधान करने हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए ये विषय महत्वपूर्ण बन जाता है। जी बिल्कुल। अवधेश जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां जो हैं राजनीतिक दलों की, बड़े नेताओं की, वो अपनी एक अलग होती हैं। कभी कभी वो मजबूरियां आपसे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़वाती हैं और केरल में भी चुनाव लड़वा देती हैं। देखिए, हमारे देश की समस्या ये है कि जो मुद्दा नहीं है हम उसी को बड़ा मुद्दा बना के उस पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, बता देते हैं कि जैसे अरे ये तो इतना बड़ा है, इससे लोकतंत्र पर असर पड़ रहा है। 1951 से 52 से वैसे हुआ, लेकिन 51 से चुनाव प्रक्रिया आज तक चली है। कोई मुझे बता दे कि लोकसभा चुनाव में कभी भी कोई 15 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट लड़ गया हो 2 जगह से। गिने चुने कुछ लोग 1-2 जगह से लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव की भी यही स्थिति रहती है। तो पहले तो मेरी नजर में ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको इस रूप में, मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग की भूमिका हमारे देश में चुनावों में को पारदर्शी बनाने में, आम आदमी को सुरक्षा उपलब्ध करा के ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने में, बाहुबलियों के प्रभाव को घटाने में, ये सब चीजों में भूमिका चुनाव आयोग की रही है। अब आम आदमी भी जाके लाइन में लग रहा है, वोटिंग परसेंटेज ठीक हो रहे हैं, तो वो सब चीजें रही हैं। लेकिन ये अब 2014 के चुनाव में लोकसभा में 2 लोगों ने 2 जगह से लड़ा था। मुलायम सिंह यादव ने लड़ा था मैनपुरी से और आजमगढ़ से, नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा से और वाराणसी से लड़ा था। क्या अंतर आ गया उससे? अगर मान लीजिए 2 लोग 2 जगह से नहीं लड़ते, उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनाव की व्यवस्था में क्या अंतर आ जाता, मैं ये पूछ रहा हूं। दूसरी बात, जो 2019 का चुनाव था तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी का प्रचार हुआ, अमेठी से और वायनाड से प्रचार हुआ। हालांकि एक जगह से हार ही गए तो दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए ये अब चूंकि हम लोगों के मित्र हैं अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले गए, चुनाव आयोग ने 2004 में इसके बारे में अपना प्रतिवेदन दिया है, विधि आयोग ने 2015 में एक रिपोर्ट दी है, तो चर्चा चलती रहती है। इसलिए मेरी दृष्टि में 2 जगह से चुनाव लड़ने पर, पहले तो जैसे बता रहे थे प्रफुल्ल जी, जाहिर है कि कितने जगह से लड़ सकते, आखिर क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको प्रतिबंधित नहीं किया कि एक आदमी एक ही जगह से चुनाव लड़े? इसके भी तो कुछ कारण रहे होंगे कि ऐसा तो था नहीं कि इस पर बहस नहीं चली है, वहां क्यों नहीं किया गया? तो जब, इसलिए किसी चीज को मूल रूप से सोचना, देखिए देश में कई बार राजनीतिक दृष्टि से भी होती है, लेकिन कई बार कुछ क्षेत्रों में बहुत मैसेज देने की दृष्टि आवश्यकता होती है। हर चीज ब्यूरोक्रेटिक तरीके से और हर चीज कानून के तरीके से, राजनीति का भी इस देश में महत्व है। संपूर्ण व्यवस्था राजनीति के हाथों है, संसद आप देते हैं, तो राजनीति को भी कुछ अगर अच्छे मैसेज देने होते हैं, उस नाते भी कई बार चुनाव लड़ा जाता है। नरेंद्र मोदी को वाराणसी से लड़ने का मतलब एक मैसेज देना है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। बड़ोदरा से जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन एक केंद्र है जहां से हम देश और दुनिया को अपने एक विचार का पूरा कर ले रहा हूं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से 2 जगह लड़ने पर कोई समस्या नहीं है।
उससे कोई इतना ज्यादा खर्च अंतर आ नहीं जाता है, इतनी बड़ी समस्या लेकिन पैदा नहीं अवधेश होती जी, है। अक्षय जी ने और प्रफुल्ल जी ने एक बात कही, आप 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, एक सीट छोड़नी पड़ती है, आप ठीक चाहे है, जीते, छोड़नी पड़ेगी। आप जीते, एक सीट छोड़नी पड़ती है, लेकिन जो सीट आप छोड़ते हैं उस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा नहीं है? नहीं, ये सवाल बार बार उभरता है कि क्षेत्र की जनता के साथ धोखा नहीं है, तो वो तो हम एक क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और अगली बार दूसरी जगह लड़ने चले जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से इसको धोखा नहीं कहते हैं। जब जो लोग वोट दे रहे हैं, दोनों में से एक जगह मालूम है उसको कि एक जगह इनको छोड़ेंगे। देखिए 2014 में सबको मालूम, मोटा मोटी ये भाव तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी अंततः रहेंगे वाराणसी से। जी। वहां राहुल गांधी को लेकर तय नहीं था कि क्या होगा, मोटा मोटी तय था। ज्यादातर जगह सोनिया गांधी लड़ रही थी, वो भी तय था, इंदिरा गांधी लड़ रही थी, वो भी तय था। तो मोटा मोटी देश में मैसेज रहती है, देश के लोगों के पास इतना विवेक होता है, लेकिन वहां से जिता करके लोग भी एक मैसेज देते हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, ये दो जगह से लड़ना। अक्षय जी, हाँ, ये मैं अवधेश जी को, हाँ, ये हो सकता है कि ये मुद्दा जो है कि एक उम्मीदवार एक सीट सैद्धांतिक रूप से, आदर्श रूप में हमें बहुत अच्छा लगे और ऐसी व्यवस्था हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो राजनीति है, जो राजनीति के खेल हैं, वो तो अपने ढंग से ही खेले जाते हैं। कभी कभी किसी एक बड़े उम्मीदवार की घेराबंदी भी की जाती है, इसलिए भी दूसरी सीट से लड़ना पड़ता है। प्रभाव बढ़ाने की रणनीति भी होती है पार्टी की। तो कहीं ये व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है ये इस तरह की मांग? नहीं, मनोज जी, मैं कुछ बातें करूंगा जो कि अवधेश जी बहुत जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके साथ भी मैं सहमत हूं। उसका कुछ राजनीतिक कारण है जिसके लिए कोई कैंडिडेट 2-3 जगह से लड़ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजनेता जितना प्रखर होते हैं वो उसका और भी कोई उपाय देख सकते हैं। खाली उनको सीट 2-3 जगह से लड़ना बहुत जरूरी नहीं है, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये कोई अर्थ सेटिंग रिफॉर्म है, मैं सहमत हूं अवधेश जी के साथ, कोई अर्थ सेटिंग रिफॉर्म ये नहीं है, लेकिन रिफॉर्म्स का एक सिलसिला है, जैसे प्रफुल्ल जी बता रहे थे, क्योंकि हम लोग ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा लॉ रूल्स है, ये एक लिविंग इंस्टीट्यूशंस होता है, इनको बार बार देखना जरूरत पड़ता है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट ने अपना जो इलेक्शन का जो इलेक्टोरल रोल का आधार कार्ड के साथ जोड़ा, वो भी एक रिफॉर्म है। और एक समय में रजिस्ट्रेशन नहीं करके 4 समय में रजिस्ट्रेशन का बनाया वोटर का, नया वोटर का, वो भी एक रिफॉर्म है। और आजकल देखिए, आजकल इलेक्शन मैनेजमेंट में, क्योंकि 2024 के चुनाव आएगा, उसके पहले कई सारे चुनाव आएंगे, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब एक रिफॉर्म्स मोड में है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, उन्होंने करीब करीब 2000 से ज्यादा पार्टी को इसे नोटिस दिया कि भाई आप लोग तो पार्टी का काम नहीं कर रहे हो, इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन ले रहे हो और कंप्लायंस भी नहीं कर रहे हो, डिस्क्लोजर भी नहीं कर रहे हो। और अभी छोटे छोटे रिफॉर्म्स भी इन दिनों किया है, जैसे कि कोई पोलिंग स्टेशन के लोकेशन के बारे में, या कोई ऊपर जा रहा है बहुत मुश्किल से उसका रेम्यूनरेशन के बारे में। तो उसी सिलसिले में हमको एक देखना पड़ेगा, ये एक रिफॉर्म्स का एक पैकेज है और ये स्वाभाविक है, पॉजिटिव है और वेलकम भी करना चाहिए। और मेरा पर्सनली राय है कि अगर बहुत आप खाली बड़े बड़े दिग्गज नेशनल लीडर्स नहीं है, रीजनल लीडर्स भी काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं। असेंबली इलेक्शन, हम तो खाली पार्लियामेंट इलेक्शन सोच नहीं सकते हैं ना, असेंबली इलेक्शन देखना पड़ेगा। एक तमिलनाडु के एक चुनाव में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 कैंडिडेट थे, क्योंकि आपको अगर 3-4 जगह से लड़ने को मौका मिलता है, इस तरह की कुछ ऑकवर्ड सिचुएशंस होते हैं। मुझे लग रहा है कि पूरा रिफॉर्म्स के सिलसिले में इसका अपना एक जगह है और इसको वैल्यू देना चाहिए। जी, तेलंगाना में भी एक सीट पर ऐसे ही 1000 कैंडिडेट लगभग थे। उम्मीदवार अधिक से अधिक हो, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक दृष्टि से, चुनावी दृष्टि से क्या क्या इस पे कोई अंकुश लगाना कि 1 सीट से लड़िए, 2 सीट से लड़िए, लोकतांत्रिक दृष्टि से कितना उचित रहेगा प्रफुल्ल जी? क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह सैद्धांतिक रूप से अच्छा हो सकता है, आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन क्या राजनीतिक रूप से यह व्यवहारिक फैसला होगा? देखिए, मैंने जो कहा पहले भी, वो इलेक्शन कमीशन की, आपने पूछा कि क्या कारण है, क्या भूमिका, इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था उसके आधार पर मैंने कहा, राजनीतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो 2 मुद्दे हमें समझने चाहिए। हमने देखा 1957 से अटल जी स्वयं उस समय 3 जगह से लड़े थे, बलरामपुर से भी, मथुरा से भी, लखनऊ से भी। उसमें भी एक वो जनसंघ की शुरुआत की, एक पॉलिटिकल नींव रखने के लिए उनको ये लगा कि अलग अलग जगह से लड़ना आवश्यक है। एक इंटरेस्टिंग जो पॉलिटिकल बात अभी अवधेश जी ने की, उसमें इंदिरा गांधी ने एक मैसेजिंग किया था जब वो एक साथ नॉर्थ और साउथ से चुनाव लड़ी थी, और दोनों को जोड़ने के लिए
बरेली अमेठी का भी चला था, चिकमंगलुरु और रायबरेली का भी चला। ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग नैरेटिव जैसे उन्होंने कहा वो जरूर होता है इसमें, लेकिन चर्चा इसकी इसलिए करनी जरूरी है कि जब हम एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन में हम ये इस दिशा में लेकर जा रहे हैं कि बार बार चुनाव की प्रक्रिया में लोकतंत्र को ना ढकेला जाए, उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो। प्रश्न ये यहाँ पे उठता है जो मुझे मूलभूत लगता है, वो केवल वोटर से जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल अवधेश जी ने जो कहा कि शायद जनरल इलेक्शंस में तो ये 1 या 2 सीटों पर ही होता है, विधानसभा में मुश्किल से 5-7 सीटों पर होता होगा, लेकिन क्या वो पार्टी या वो कैंडिडेट जो खर्चा फिर से चुनाव कराने के लिए जो खर्चा आएगा उसके लिए उत्तरदायी होगा क्या? ये प्रश्न मूलतः इसमें उठा है। और उस समय जब 2004 में इसकी चर्चा शुरू हुई थी तो उसका विधानसभा के लिए 5 लाख और लोकसभा के लिए 10 लाख का खर्चा ये निश्चित किया गया था। अब आप कहेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो हर चुनाव में कैंडिडेट को कितना खर्चा करना चाहिए इसकी भी एक लिमिट तय हुई है, क्या वो फॉलो होती है क्या? मैं मानता हूं कि लार्जर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो प्रोसेस शुरू हुई उसमें जो 2 मुद्दे थे, एक के चुनावी प्रक्रिया पर खर्च कम किया जाए, दूसरा नॉन सीरियस कैंडिडेट जो है, जो जिनका वैसे तो कोई आधार नहीं है लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं, या नॉन सीरियस इवन पॉलिटिकल पार्टीज है जी, तो उनको कितना बढ़ावा देना है। ये 2 मुद्दे डिबेट में थे, एक करप्शन से जुड़ा हुआ था, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सही में हम किस दिशा में जाना चाहते हैं उसको लेकर था। मैं मानता हूं कि ये कोर, इसलिए मैंने कहा कि लार्जर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात में ये एक मुद्दा होता है तो उसका औचित्य जरूर बनता है। अदरवाइज जैसे हमने कहा, अवधेश जी ने कहा कि इसके पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नेता होते हैं तो वो शायद दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी का खर्चा भी उनकी पार्टी जी बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव खर्च का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग ने जो भी पहल की हैं पूर्व में उसके कुछ अच्छे हमारे सामने परिणाम भी उभर के आए हैं। आज अगर हम धनबल की बात करें, बाहुबल की बात करें, है अभी भी, लेकिन उस पर बहुत काफी हद तक अंकुश लगा है। चुनावी प्रक्रिया में एक पारदर्शिता आई है, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, ये बहुत अच्छे कदम है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन जहां तक चुनाव सुधारों की बात है, लोग तो ईवीएम पे भी सवाल उठा रहे हैं कि दोबारा से वैसे ही चुनाव कराइए मतपत्र से। लेकिन मेरा सवाल आपसे अवधेश जी ये है कि अगर मान लीजिए राजनीतिक मजबूरी है या रणनीति है 2 सीटों से लड़ना, 3 सीटों से लड़ना, तो ठीक है चुनाव आप लड़िए, लेकिन बाकी सीट जो छोड़ना है उसका जुर्माना या खर्च चुनाव आयोग को दे दीजिए। देखिए अब एक तो आप 2 शब्द प्रयोग करके मजबूरी और रणनीति इसको बहुत छोटा बना दे रहे हैं। केवल मजबूरी और मजबूरी भी होती है। राहुल गांधी अमेठी से हारते 2 लड़ के, मान लीजिए कई बार मुलायम सिंह यादव को 2014 में भय हो गया तो उन्होंने आजमगढ़ के साथ साथ मैनपुरी से भी चुनाव लड़ लिया, तो ऐसा होता है। लेकिन इसको इसी में सीमित नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव से संबंधित मूल मुद्दों पर बहस नहीं हो रही है हमारे देश में। अब जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा, हम सब लोगों ने पूरा चुनाव एक साथ कराने की जो बात प्रधानमंत्री ने की थी, खूब लिखा, बहस किया, बोला, लेकिन वो नहीं हो पाया। चुनाव आयोग ने उस पर उतना इनिशिएटिव नहीं लिया है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, जबकि वो हो जाए तो बहुत सारी चीजें, समस्या का समाधान हो जाएगा। उस पर चुनाव आयोग ने इनिशिएटिव। दूसरी बात आप कह रहा हूं, इस समय सबसे बड़ी समस्या चुनाव की क्या है? क्या 2 जगह से लड़ना है? चुनाव आयोग ने जो सबसे बड़ा अपराध किया है, जो मैं कर रहा हूं, सब प्रयोग कर रहा हूं, कि धीरे धीरे चुनाव को इतना खर्चीला बना दिया। अब 95 लाख रुपए तक एक सांसद चुनाव में खर्च कर सकता है, पहले 70 लाख तक की आपने सीमा कर दिया है, क्योंकि नहीं, खर्च बढ़ता जा रहा है। अरे बढ़ता जा रहा है तो आप चुनाव आयोग में आप तय करिए कि कैसे घटेगा। आप बढ़ाते चले जाओ, कल होकर के 1,90,00,000 कर दीजिए बढ़ाने का, तो आम आदमी चुनाव कहां लड़ेगा? विधानसभा चुनाव में 40 लाख तक खर्च कर दीजिए आप ये सब चीजें तो चुनाव आयोग ने सुधार के विपरीत काम किए हैं इस भारत में। और मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार अक्षय जी को थोड़ा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई है, कई बार चुनाव आयोग अपना सुझाव देने में सीमाओं का अतिक्रमण करके चला जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 1998 के चुनाव में शायद मनोहर सिंह MS गिल थे, आपको याद है ना? उन्होंने कह दिया कि देश की सारी पार्टियां
तो अपना घोषणा पत्र निकालती है जनता को, हमको देती ही नहीं। हमको घोषणा पत्र पार्टियां क्यों नहीं देती है? इसलिए सभी पार्टियां हमको घोषणा पत्र दो। मैं टीवी पर बैठा हुआ था, मैंने उठाया भाई चुनाव आयोग कौन होता है? घोषणा पत्र तो पार्टियों का कार्यक्रम। और आश्चर्य होगा कि ज्यादातर पार्टियों ने जाके दे दिया घोषणा पत्र। हम लोगों ने लाल किस आडवाणी ने उठाया कि भाई चुनाव आयोग ये हमारा विषय है, हम चुनाव आयोग को नहीं देंगे। उसके बाद चुनाव आयोग ने यह वापस ले लिया है। तो कई बार जो है, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में गिरावट आई है, मैं पूरी बात कर लेता हूं, क्योंकि आपने ये इसके बहाने हम चुनाव पर कई चीजों पर चर्चा कर लेंगे ना। तो क्या होता है कि कई बार उत्साह में चुनाव आयोग भी कुछ मतलब ऐसे चीजों पर बहस करा, ऐसी चीजें कर देता है जो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आपको बता रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इस पर बहस होगी। चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल पर, एग्जिट पोल पर बैन किया हुआ है। किस कानून के तहत बैन है? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में चुनाव आयोग को कहा था कि आप अपनी सीमाओं को समझिए। तो ये दबाव में सब आ गए हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मैं अगर ओपिनियन पोल दिखा दूं तो चुनाव आयोग के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है कि उसको रोक अवधेश भाई, अंतिम बात एक पूरा कर ये बता रहा हूं कि देखिए, चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग ने अक्षय जी से जवाब ले लूं ना इन सब बातों के। एक और कह देता हूं ना, चुनाव आयोग ने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन चुनाव को इतना नीरस बना दिया है कि बैनर पोस्टर नहीं, 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं, ये सब एक चुनाव, एक उत्सव जैसा माहौल नहीं। अवधेश जी, जो बातें आप कह रहे हैं चुनाव आयोग में कोई कमी निकाल सकता है, उसका जवाब अक्षय जी देंगे। प्रफुल्ल जी भी कुछ बातों का जवाब दे सकते हैं, कुछ मुद्दे वो भी रख सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल खुद में सुधार करेंगे नहीं। चुनाव आयोग पहल करेगा, उस पर सवाल उठाएंगे आप, ये तो नहीं चलेगा ना। अक्षय जी, जो सवाल, जो बातें अवधेश जी ने कही हैं, ये बात ठीक है, चुनाव खर्च बड़ा है, ये बात एक मुद्दा है। तमाम और भी सवाल हैं जो चुनाव आयोग से जुड़े हो सकते हैं। चुनाव सुधार में कई और भी विषय आते हैं। उन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? जो ये चुनाव आयोग की सारे अभी तक की जो जर्नी है, वो खाली इंडिया में सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, सारे सिटीजन्स और दुनिया में सबको ये माना है कि ये हमारे चुनाव, इंडिया की चुनाव बहुत अच्छा है, इसका प्रबंधन बहुत अच्छा है, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। उसमें इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज मेन स्टेक होल्डर है, सिविल सोसाइटी उसके साथ रहता है। और एमसीसी का वायलेशन कौन करता है, वो भी हम लोग जानते हैं। और खर्च का जो सीमा बढ़ाया गया है, मैं कोई इसमें अल्टरकेशन में नहीं जाना चाहता हूं, वो सीमा जो बढ़ाया गया है वो भी माना जाता है कि वो सीमा के बढ़ाने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट है उससे भी कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये तो उसको रियलिस्टिक करने के लिए एक लेवल को लाया गया, कुछ पहले की बेसिस पर, कुछ इन्फ्लेशन को जोड़कर। लेकिन ये बात होता है कि जो एक्चुअली खर्च होता है, जो रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये यहाँ बैठे हुए लोग भी जानते हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं कि खर्च बहुत ज्यादा होता है, बल्कि उसके ऊपर अंकुश लगाना और जरूरी है और रियलिस्टिक बनाना भी जरूरी है। आप देखिए, कुछ दिन पहले पहली बार इंडिया के इतिहास में कैंपेन जो है वो फिजिकल कैंपेन को रोक के कोविड के समय पर, उसमें भी काफी चर्चा हुआ। कोई तो किसी को तो पोजीशन लेना पड़ेगा कि कोई जीतेगा कोई हारेगा नहीं, लेकिन जो अंपायर को तो एक पोजीशन लेना पड़ेगा क्योंकि भाई कोविड का समय था, तो पहली बार फिजिकल कैंपेन बंद हुआ। एक तरह आर्गुमेंट चल पड़ा है कि सोशल मीडिया या जो बोलते हैं ऑनलाइन कैंपेन अच्छा है, ऑनलाइन कैंपेन होना चाहिए और लोगों का लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक तरफ उसका अगेंस्ट में भी आता है, तो पॉलिटिकल कॉन्सेंसस जो है इसके बेसिस पर बहुत कम है और पॉलिटिकल कॉन्सेंसस लेके इलेक्शन कमीशन चलता है और अपना दिमाग भी अप्लाई करता है, ये एक बात है। और मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले जिक्र किया ना कि अभी एक रिफॉर्म्स के दौर में नजर के सामने आ रहा है जिसमें कि 2000 से ज्यादा पार्टीज को नोटिस दिया गया है कि भाई वो पार्टीज है ही नहीं, कुछ काम भी नहीं करते हैं, इनकम टैक्स की खाली जो आगल करना चाहते हैं बेनिफिट्स, ये सब चीज है। और लेकिन इसके लिए हम रिफॉर्म से रुक जाएं, ये वाली तो बात नहीं है कि और कोई भी चीज जो छोटे मोटे जो होता है, इलेक्शन कमीशन हमारा इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ गिफ्ट है और वो भी अपना ऐसे नहीं अनलिमिटेड। इन्होंने सही कहा अवधेश जी ने कि सुप्रीम कोर्ट कभी एडवाइस दे सकता है, इलेक्शन कमीशन में और भी लोग एडवाइस दे सकते हैं, हम भी स्टूडियो से एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, आप देखिए करीब 1 बिलियन इलेक्टोरेट होने वाला है हमारा, 100 करोड़ का इलेक्टोरेट हो जाएगा थोड़ी दिन में, और कितना पोलिंग स्टेशन मानिए, कितना पॉलिटिकल पार्टीज, कॉम्प्लेक्सिटीज है, हमारा कॉन्टेस्टेशन कितना ज्यादा है, उसके बीच में अगर हम लोग एक जगह से लेके पोलिंग स्टेशन से लेके वोटर की काउंटिंग करके अगर रिजल्ट निकाल के एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भारत के लोगों को इलेक्शन कमीशन दे पाता है और ये क्रेडिबल है, ये तो बेसिक जॉब तो यही है ना, फ्री एंड फेयरनेस।
तो अगर होता है तो वही बड़ी काम है, और उसके लिए थोड़ी सी शाबाशी देना भी जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, आपने दोनों की बात सुनी, अक्षय जी को भी सुना, अवधेश जी को भी सुना। मेरा सवाल आपसे जी है, ये बात ठीक है चुनाव सुधार कई मुद्दों पे बहुत जरूरी है, जिस तरह का खर्च बढ़ा है, ये भी ठीक है कि एक उम्मीदवार एक सीट, ये एक मुद्दा सैद्धांतिक रूप से बेहतर हो सकता है। लेकिन एक सवाल है, इतनी ज्यादा पार्टियां देश में हैं, कुछ पार्टियां नाम के लिए चुनाव लड़ती हैं, लड़ती भी हैं नहीं लड़ती हैं इसका भी नहीं पता है। अक्षय जी 1000 पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, 2000 पार्टी का भी जिक्र कर रहे हैं, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन के जब रिफॉर्म्स की बात शुरू हुई तो 5 कोर मुद्दे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे। एक तो था लिमिट्स ऑन कैंपेन एक्सपेंडिचर का, ये कोर मुद्दा था, क्योंकि वो सीधा सीधा करप्शन और ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है कि जो चुनाव प्रचार है उस पर खर्चा कम। डिस्क्लोजर एंड ऑडिट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट, जो उम्मीदवार है उनका जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनकी जो लायबिलिटीज है और एसेट्स है, कितनी ग्रोथ हुई है, आजकल हम उसका एक देखते हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस इसके बारे में चुनाव के समय एनालिसिस भी करती है। इसके साथ साथ पार्टीज का भी ऑडिट समय समय पर हो। फिर मेथड्स जो है कैंपेन के कॉस्ट को रिड्यूस करने की क्या क्या हो सकती है, इस पर भी चर्चा हुई। और एक चर्चा और भी हुई थी, मुझे लगता है जिस पर जितनी चर्चा जितना डिस्कशन होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली भारत में उतना नहीं हुआ है, वो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पर, कि हम जो चुनाव आयोग या राज्य की व्यवस्था के थ्रू ही चुनाव खर्च का पूरा प्रबंधन हो। ये यूरोप में बहुत सारे देशों में होता भी है जी। तो मुझे लगता है कि हम लार्जर रिफॉर्म्स के जो मुद्दे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में यदि ये मुद्दा डिस्कस करते हैं, अदरवाइज ये बहुत माइनर मुद्दा है जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की इन रिफॉर्म्स की प्रक्रिया में भूमिका 90 के दशक से बड़ी महत्वपूर्ण रही है। उससे पहले तो इलेक्शन कमीशन क्या है, कौन है, कोई जानता भी नहीं था। स्टेशन कार्ड के नाम से जब ये फेमस हुआ तब से ये चर्चा में कम से कम आया, लेकिन एक इंटरनेशनल इसकी रिकॉग्निशन है। दिक्कत ये हो जाती है कि जब कोई हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें से कुछ इंस्टीट्यूशंस जब अपनी भूमिका, अब इस पर आप कंसेंसस बनाने की कोशिश कीजिए कि हर राजनेता जो है एक ही जगह से बनेगा या उसका चुनाव का खर्चा जो एक्चुअल है उतना वो कर सकते हैं। देखिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर इतने सारे रिफॉर्म्स की चर्चा हुई, हमने देखा वो पॉलिटिकल कंसेंसस तो कभी नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं पे हमको ये समाज में, राजनीतिक प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में ये कहीं ना कहीं मुद्दे चर्चा में लाने पड़ेंगे, लेकिन वो लार्जर रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में लाने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन अगर आपकी मुद्दा में चर्चा किया इस चीज का, अगर पूरा रिफॉर्म्स की चर्चा करते या मेजर रिफॉर्म्स की चर्चा करते और बड़े बड़े चीज भी आता जी। क्योंकि आपने आपकी मुद्दा में इसको बनाया तो उसका चर्चा हो रहा है। हम चुनाव सुधार, अक्षय जी चुनाव सुधार से जुड़े हर मुद्दे पे संसद टीवी समय समय पे चर्चा करता है, क्योंकि हम चाहते हैं इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो। इसलिए जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है जो जनता से जुड़ा है, लोकतंत्र से जुड़ा है, उस पर समय समय पर चर्चा की जाती है। हमें लगा एक उम्मीदवार एक सीट एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस देश के लिए, क्योंकि जहां पर छोटी छोटी इतनी पार्टियां हों, जाहिर तौर पे जनता के मन में सवाल आता है, और जब जनता के मन में सवाल आता है तो वो हमारा मुद्दा होता है, क्योंकि ये मुद्दा जनता का है, आपका है। खैर, आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।